हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं रेशियो चैप्टर को। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोग रेशियो से रिलेटेड सारा चीज़ देख चुके हैं और उसके बाद से उसके ऊपर कुछ बेसिक सम्स भी हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जल्दी से आपको थोड़ा सा बोल दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद से हम लोग कुछ सम्स देखेंगे रेशियो के ऊपर, देन हम लोग मूव करेंगे प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है ना बच्चा? तो देखिए, तो रेशियो किसी भी दो नंबर का, अगर ए और बी कोई दो नंबर्स था, अगर हमारे पास ए और बी अगर कोई दो नंबर्स था हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो का मतलब क्या होता था? इन दोनों का रेशियो मतलब कि फ्रैक्शन ए बाई बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? ए इज़ टू बी। ठीक है ना, ए इज़ टू बी। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते थे, ए इज़ टू बी ऐसे लिखते थे, रीड करते थे ए इज़ टू बी ऐसे रीड करते थे, है ना। और उसके बाद से क्या था बच्चा कि यहाँ पे ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, बी को क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म। ठीक है, या फिर फर्स्ट टर्म को ही हम क्या नाम दिए थे? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट और इसको कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना, इसके बाद से हम लोग क्या देखे थे? यही हम क्या बोलते थे बच्चे? इसी को हम लोग हेडिंग दे करके पढ़े थे कि टर्म्स ऑफ अ रेशियो। ठीक है ना, टर्म्स ऑफ अ रेशियो। और रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो क्या हम बताए थे कि इसमें जो भी दो चीज़ के बीच में हम रेशियो निकालने जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि सेम टाइप का होना चाहिए, सेम टाइप या फिर सेम काइंड का होना चाहिए। और दूसरा बात क्या होना चाहिए कि वो सेम यूनिट में भी होना चाहिए। ठीक है ना, सेम यूनिट में भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से हम लोग क्या देखे थे? इसके बाद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सम किए थे। जैसे कि हम लोग क्या निकाले थे बच्चा इसके पहले वाले लेक्चर में? रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। उसके बाद से और क्या देखे थे? रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, उसके बाद से कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अरेंज करना, ये सारा चीज़ देखे थे। और उसके बाद से कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम किए थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बच्चे ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नाम जो है बस हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, शायद पिछले क्लास में हम ये टर्म आप लोग को नहीं लिखवाए थे, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रेशियो किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियोज। एक्चुअली इक्विवेलेंट रेशियोज हम किसको बोलेंगे? ठीक है, वो सारा रेशियो जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना, अगर किसी दो रेशियो का बात करें तो टू रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ द फ्रैक्शंस करस्पॉन्डिंग टू देम आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो सेम होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा हम क्या बात बोले हैं कि टू रेशियोज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियोज इफ द फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू देम आर इक्विवेलेंट। जो फ्रैक्शन होगा, जो भी रेशियोज को हम देख रहे हैं, अगर उसका फ्रैक्शन क्या है? सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों रेशियो क्या है बच्चा? इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि अगर हम बोल दिए 1/2, या फिर हम लिखें 4/8, या फिर लिखे 6/12, या फिर 50/100, ये सारा क्या? इक्विवेलेंट रेशियो। क्योंकि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म, हर एक का सिंपलेस्ट फॉर्म जब आप निकालेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को रिप्रेजेंट करना मतलब क्या हुआ कि जो एंटीसीडेंट है और जो कॉन्सिक्वेंट है उसका HCF होगा 1, मतलब कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए हम बोल दिए 3/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6/10। ठीक है, 9/15, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 18/30। तो ये सारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशियोज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और पिछले क्लास में हम लोग कुछ सम्स देखे थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चा? चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं सम्स में। ठीक है, देखिए सबसे पहला सम क्या है यहाँ पर कि अगर 3a इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 5c, अगर ये दिया हुआ है कि 3a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 5c, तो हमको a इज टू b इज टू c का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे कि जब भी आपको ऐसे इक्वल टू दे करके आए ना, तो आप इसको कुछ कॉमन चीज़ मान लीजिए। सपोज करिए 3a इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 5c, इन तीनों को ही आप k के इक्वल्स टू ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये तीनों को आप क्या मान लीजिए कि अच्छा तीनों अगर बराबर है तो मान लेते हैं कि वो तीनों के बराबर है। ठीक है, चलिए, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 3a भी के बराबर है, 2b भी के बराबर है, और यहाँ पे 5c भी इक्वल्स टू के है।
सही है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, k/3, बी का वैल्यू कितना आएगा k/2, सी का वैल्यू कितना आएगा k/5। ठीक है, k/3, k/2 एंड k/5। अब देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि A/B/C का रेशियो पूछा है। तो A/B/C इसका मतलब क्या होगा, ए की जगह पे क्या रखेंगे बच्चा k/3, ठीक है, बी की जगह पे क्या रखेंगे k/2, सी की जगह क्या रखेंगे k/5। अब आपको दिख रहा है हम, अच्छा एक और चीज़ हम बोलना भूल गए वहाँ पर स्टार्टिंग में कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो में। प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो में हम क्या बोले थे कि किसी भी रेशियो को हम नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी रेशियो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो पहले वाले रेशियो के बराबर ही होगा एक्चुअली में, ठीक है ना। चलिए, मतलब उसका एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि सर आप के से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 1/3:1/2:1/5। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले डिवाइड किए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, इसका सबसे आसान तरीका क्या था, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 है, 2 है और 5 है, तो क्या आ जाएगा 30। तो हो, अब इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करना चाहिए था, एक मिनट बच्चा, हाँ, तो क्या है 30। तो 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 10:15:6, ठीक है, 10:15:6। कोई दिक्कत नहीं ना। तो A/B/C का अगर हम बात करें तो क्या आएगा 10:15:6, ठीक है। अब ये करके भी देख लीजिएगा, 3 A करिए, 2 B करिए, 5 C करिए, देखिए आपको तीनों में ही कांस्टेंट ही मिलेगा। मल्टीप्लाई करके देखिए 10 3 30, 2 15 30, 5 6 30, तीनों ही 30 के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे के का वैल्यू 30 हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है ये, ठीक है। तो ये तीन चीज़ इक्वल दिया था, हम तीनों को के इक्वल मान लिए, फिर ए का, बी का, सी का वैल्यू निकाल लिए के टर्म्स में, फिर A/B/C हम निकाल लिए इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर नेक्स्ट सम में आगे बढ़ता है ना बच्चा। देखिए नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है कि ₹180 आर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस इन द रेशियो 1:3, 1/4:1/6. Find the share of each child. तो देखिए ऐसा सम हम लोग कर चुके हैं, बहुत आसान है, हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं, आप लोग को डायरेक्टली करना है, ये बस काइंड ऑफ रिविजन सम्स है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसके ऊपर। तो आपको क्या दिख रहा है, तो पहले इसको पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1/3:1/4:1/6 है, तो हम क्या करेंगे 3 4 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम, और उसके बाद से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करते तो देखिए ये क्या है 4:3:2, 4:3:2 आया, ठीक है ना। 12 से अगर पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिए तो 4:3:2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये तो हो गया रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें अब अगर हम बोले कि ₹180 को डिवाइड करना है आपको इस रेशियो में, तो आप क्या बोलेंगे कि सर पहले यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या है, सम ऑफ रेशियो कितना है 4 + 3 + 2 9 है, ठीक है ना। सम ऑफ रेशियो कितना आया 9 आया। तो देखिए फर्स्ट चाइल्ड के लिए, सेकंड चाइल्ड के लिए और थर्ड चाइल्ड के लिए, थ्री जो देखिए तो मान लेते हैं ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए, सेकंड चाइल्ड के लिए और थर्ड चाइल्ड के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग कि फर्स्ट चाइल्ड का पार्ट सबसे अधिक है ना, ये फर्स्ट का पार्ट है, ये सेकंड का पार्ट है, ये थर्ड का पार्ट है। तो फर्स्ट का पार्ट कितना है 4 आउट ऑफ कितना 9 पार्ट में से 4 पार्ट ए का है, 9 पार्ट में से 3 पार्ट बी का है,
9 पार्ट में से 2 पार्ट सी का है, ठीक है, या फिर थर्ड वन का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको डिवाइड करना रहता है, तो इंटू 180 कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना जी। चलिए तो ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए हर बार ये 20 आएगा ना, 20, ये देखिए ये और ये कटेगा 20 टाइम्स में, ये कटेगा 20 टाइम्स में, ये कटेगा 20 टाइम्स में, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बस लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 40। देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 180 मिल भी जाएगा। तो अगर 180 को हमको ₹180 को सब जगह यूनिट लिखना है, एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला कि ₹180 को 1/3:1/4:1/6 के रेशियो में डिवाइड करिए, तो इसमें फर्स्ट चाइल्ड का शेयर कितना होगा ₹80, सेकंड का 60 और जो थर्ड चाइल्ड है उसका शेयर होगा 40, ठीक है ना। तो ₹180 डिवाइड हो जाएगा तीनों में, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना बच्चा। हाँ, तो द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:9, फाइंड द नंबर्स इफ देयर HCF इज 16। अब बोल रहा है HCF 16 दिया हुआ है, चलिए इसको करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, बहुत ही अधिक आसान सम है बच्चा, जल्दी करिए, जल्दी सॉल्व करिए। देखिए हम बोल देते हैं इसमें एक्चुअली ये डायरेक्टली कुछ नहीं, डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएगा। क्यों, अगर मेरे पास किसी दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5:9, ठीक है ना, 5:9 दिया हुआ, तो मान लेते हैं पहला नंबर क्या हुआ 5x, दूसरा नंबर क्या हुआ 9x। अगर पहला नंबर है 5x और दूसरा नंबर है 9x, तो इन दोनों का HCF क्या है, इन दोनों का HCF क्या है x। अरे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5x और 9x में, अगर ये दो नंबर्स है 5x और 9x, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, 5 और 9 में तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आपको क्या पता चल रहा है कि अच्छा x ही क्या है, इन दोनों का HCF है, HCF क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं है, HCF क्या हो जाएगा x। तो सिमिलरली अगर किसी दो नंबर का रेशियो 5:9 है और उसका HCF अगर 16 दिया हुआ, अगर HCF 16 दिया हुआ तो ध्यान दीजिएगा कि अगर HCF 16 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 5 × 16, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 9 × 16, यह आएगा 80, ये आएगा 144, ठीक है, ये क्या आएगा 144। देखिए ये बहुत बेसिक सा सम था, तो क्योंकि अगर जब भी लिखा रहता है, अगर हम आपको दिए रहते हैं कि 80:144, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल काम यही करना स्टार्ट करते कि सर इसको सबसे पहले क्या करिए, हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, और जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर 5:9 में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आया, आप क्या किए हैं कि इन दोनों का 80 और 144 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उससे आप इसको डिवाइड किए हैं। दिस इज़ द रीज़न कि आपको क्या मिला है, सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि अच्छा सर अगर हमको HCF दिया हुआ तो सिंपली जो रेशियो में नंबर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या एक्चुअल नंबर्स मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उस पर हम ले चलते हैं आपको, जिसमें आप क्या बोल रहा है HCF की जगह आपको क्या दिया रहेगा LCM। हम नेक्स्ट सम में चलते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पॉज करके पूछिएगा, पॉज करवा करके पूछिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, सही है ना, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7 इफ़ देयर LCM इज़ 168। अब ध्यान दीजिए कि अगर दो नंबर का LCM कितना दिया हुआ है 168, तो फाइंड द नंबर्स। तो मान लीजिए कि पहला नंबर क्या हो गया 4x और दूसरा नंबर क्या हो गया 7x, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पहला नंबर 4x, दूसरा नंबर 7x। तो इन दोनों का अगर हम निकालें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो दोनों का ही मल्टीपल है, एक ऐसा नंबर जो दोनों का ही मल्टीपल है और सबसे छोटा नंबर, ठीक है ना, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों का ही मल्टीपल है। तो आप जैसे नॉर्मल निकालते हैं ना वैसे आप निकालिए, या फिर
हमको तो दिख रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए कि अच्छा कॉमन फैक्टर लेना है तो पहले एक्स लेंगे तो 4 और 7 बचेगा, 4 लेंगे तो 1 और 7 बचेगा, 7 लेंगे तो 1 और 1 बचेगा। तो ये क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम मिल जाएगा। मतलब आपको क्या पता चला कि अच्छा सर 28x इज व्हाट एलसीएम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा। 28x के आ गया एलसीएम आ गया। अब बोला है ना कि इन दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है 168। तो इसका मतलब कि 28x इज इक्वल्स टू 168 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 टाइम में 120, 8 6 या 48। हाँ, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 6 आ जाएगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा 4x। तो 4 इंटू 6 24। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 42। ठीक है, तो 24 एंड 42 आर द नंबर्स। ठीक है ना, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप करेंगे क्या 24 इज टू सॉरी 24 इज टू 42 जब आप करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है ना, तो एलसीएम से आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये बस दो सम, एक्चुअली मैं इसको हमको बहुत आगे करवा देना चाहिए था, आसान सम्स था दोनों ही। ठीक है, तो जब एचसीएफ या एलसीएम दिया रहे तो आपको कैसे करना है समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम में चलते हैं। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया है, दोनों एचसीएफ एलसीएम वाला। ठीक है ना, एक मिनट, ये एलसीएम ये एचसीएफ वाला था और ये एलसीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम चलते हैं बच्चा, सॉल्व करिए इसको। एक मिनट रुक जाइए। चलिए हम रीड करते रहे एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद हम बताएंगे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अंजलि एंड आशु इज 2:3। ठीक है ना, दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो, अंजलि का और आशु का प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना है 2:3 है। तो बोल रहा 5 ईयर हेंस, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, आज से 5 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए कैसे करना है इस सम को, आप लोग सॉल्व करिए, पॉज होगा वीडियो, आपको सॉल्व करना है इसको। तो चलिए, तो क्या क्या इसमें बात ध्यान देने वाला है कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2:3, 5 ईयर हैंस 5 साल बाद का रेशियो कितना है 3:4। तो अब हमको इसको निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। देखिए बहुत अधिक आसान सम है। आपको क्या करना है यहाँ पर कि अगर आपको पता है कि प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 2:3 है, ठीक है ना, प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 2:3। तो मान लेते हैं कि जो अंजलि है, अंजलि का हाँ अंजलि का ही पहले नाम है, तो अंजलि का एज अभी कितना है 2x। लेट द कॉमन टर्म बी x, पहले लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, कि लेट द कॉमन टर्म बी एक्स। ठीक है, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिएगा। तो एज ऑफ अंजलि कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर एज ऑफ आशु कितना हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत नहीं है, 2x 3x। बोल रहा 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब 5 साल बाद। तो आज से अगर हम 5 साल आगे जाएं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 5 साल आगे जाएंगे तो अंजलि का एज कितना हो जाएगा, अंजलि का एज हो जाएगा 2x + 5, और आंसू का एज कितना हो जाएगा 3x + 5। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल बाद दोनों का एज में 5 ऐड हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा अब यहाँ पर कि 5 साल बाद दोनों का एज का रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी कितना 3:4। तो 3x + 5 बाई 2x + 5 इज इक्वल्स टू, सॉरीज गलती कर दिया ना, पहले अंजलि, द रेशियो ऑफ देयर एजेस मतलब कि 2x + 5 बाई
3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू वॉट 3/4। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे जी। अब चलिए, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से तो सॉल्व करना बहुत अधिक आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, तो ये क्या आएगा 8x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 15। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। x इक्वल्स टू आ जाएगा 5। x 5 आ गया तो प्रेजेंटेज क्या था 2x और 3x। प्रेजेंटेज क्या था बच्चा 2x और 3x। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रेजेंटेज ऑफ अंजलि, अंजलि का एज कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, मतलब कि 10 ईयर्स। और आशु, आशु का एज कितना हो जाएगा बच्चा 3 इंटू 5, मतलब कि 15। कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे सॉल्व हो गया ये। अब इसी में अगर क्वेश्चन आता, सपोज करिए कि इसी में ही अगर आपको बोलता कि से 3 ईयर्स अगो, अब दो ही केस देगा ना कि प्रेजेंट में ये है 2x 3x आप मान लिए हैं। अगर बोलेगा कि 4 साल बाद, तो आपको +4 किए। अगर बोलेगा 3 ईयर्स अगो, ठीक है ना, कि अगर 3 साल पहले इन लोग का एज का रेशियो कुछ दिया रहेगा, अगर दो ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्या कर देना है यहाँ पर, आपको क्या ध्यान रखना है कि अच्छा जो भी यहाँ पर आया है, तो अगर बोलेगा हेंस, ठीक है, या फिर आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 4 ईयर या 5 ईयर हेंस, ऐसा कुछ बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है प्लस कर देना है जो प्रेजेंटेज है। अगर बोलेगा अगो, अगर आपको पीछे जाना है तो क्या करना है, बस वही उसी में माइनस कर देंगे। अगर बोलता कि आज से 3 साल पहले इन लोग का एज का रेशियो कुछ ऐसा है, तो आप क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है 3 साल पहले मतलब कि 3x माइनस 3, 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। जब अगो का बात होगा, पहले का बात कर रहा है, तो प्रेजेंटेज में माइनस करेंगे। हेंस या फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स का बात कर रहा है, फ्यूचर का जब बात कर रहा है, तो ऐड करेंगे, उसका जो रेशियो दिया होगा उससे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अच्छा हम रीड कर दे रहे हैं, अगर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम एक बार रीड कर दे रहे हैं सम को, ध्यान दीजिए अच्छे से। अच्छे सुनिएगा क्या बात बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 1430 स्टूडेंट्स। कितना स्टूडेंट्स है 1430 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 1430 स्टूडेंट्स इज 7:6, ठीक है ना। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:6 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1430। अब क्या बोल रहा है, इफ़ 26 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। अगर बोल रहा है कि 26 न्यू गर्ल्स का एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि फाइंड हाउ मैनी न्यू बॉयज़ मे बी एडमिटेड। कितना नया बॉय लोग एडमिशन ले, कितना नया बॉयज़ लोग एडमिशन ले स्कूल में, सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 8:7। देखिए इनिशियली रेशियो कितना है 7:6 है। इनिशियली रेशियो कितना है 7:6 है। इसमें क्या हुआ, मतलब बॉयज़ इज टू गर्ल्स, बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 7:6। टोटल कितना है 1430, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 26 गर्ल्स इसमें ऐड हुई, ठीक है। 26 गर्ल्स न्यू एडमिशन ली हैं, तो बोल रहा है कि कितना बॉयज़ को हम लोग ऐड करें सो दैट कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 8:7 में चेंज हो जाए, ठीक है। जो चेंज्ड रेशियो है, फाइनल रेशियो हो जाए 8:7 का, ठीक है। चलिए जल्दी सॉल्व करिए इसको, जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं। आई होप अभी तक आप लोग कर लिए होंगे।
वीडियो पॉज होगा, आप लोग को खुद से कर लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए बच्चे जल्दी से, कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए तो कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 1430। सही है। पहले क्या है, बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:6। पहले बॉयज़ है फिर गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का रेशियो 7:6। फिर से आप क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन टर्म या फिर कॉमन फैक्टर बी एक्स। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 7x, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 6x, ठीक है ना। इनिशियली ये कंडीशन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 7x प्लस 6x इज इक्वल्स टू क्या है, 1430। सही है ना जी। 7x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 13x इज इक्वल्स टू 1430। x इज इक्वल्स टू 13 इंटू 1, 13, 1 3 फिर 1 0, तो x का वैल्यू आया 110। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 110 मतलब कि 770। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 6 इंटू 110 मतलब 660। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो कंडीशन दिया हुआ था कि 1430 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या पता चल गया कि अच्छा सर अगर 1430 स्टूडेंट्स हैं और बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:6 है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, 770, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है, तो 660। कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक का बात हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। इफ़ 26 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना न्यू एडमिट ली है, 26, ठीक है। तो अब गर्ल्स कितनी हो गई हैं, गर्ल्स अब हो चुकी हैं 660 प्लस 28 विच इज़ सॉरी 26 प्लस 26 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 686, ठीक है ना। 686, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अब इतनी हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें हाउ मैनी न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड। अब कितना न्यू बॉयज़ को एडमिट करें, तो बॉयज़ पहले से कितने हैं, 770 हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बॉयज़ बी एडमिटेड इन द स्कूल, ठीक है। आप लिखिएगा ऐसे, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि लेट एक्स न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स may changed टू व्हाट, 8:7। सही है। तो अगर हम बोल दिए कि लेट एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ बी एडेड, ठीक है, तो रेशियो ये हो चुका है, 8:7 हो चुका है। तो अगर ऐड करने पे हो चुका है तो चलिए उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि 770 प्लस एक्स बाई 686 इज इक्वल्स टू 8:7। क्या ये बात सही लिखा गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत है इससे, क्या ये सही है। नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स व्हाट, 8:7। क्या करने पे ये हुआ, जब 26 न्यू गर्ल्स एडमिशन ली हैं और हम लोग एक्स बॉयज़ को एडमिट कर रहे हैं, सो दैट द रेशियो बिकम्स 8:7। तो अगर एक्स बॉयज़ को ऐड किए तो पहले बॉयज़ था 770, तो अब हो गया 770 प्लस एक्स, और गर्ल्स थी 660, 26 ऐड किए 686। नाउ वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब इसके बाद से बच्चा क्या करना है, देखिए तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। कोई बेटर तरीका, एक सेकेंड, 7 से तो एक कट हो रहा है, ठीक है ना। 7 9 जा 63, 5 6, 7 8 जा 56, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अब ये 98 हुआ। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए कुछ एक ऐसा दिखेगा कि 770 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 98 इंटू 8। तो ये क्या आ जाएगा कि 770 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 8 64 6, ठीक है, 72 6 78, तो 784। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा कि 784
-770, तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 14। ठीक है ना बच्चा, x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को। अब अगर x 14 आ गया है, इससे क्या पता चल रहा है, x 14 आना मतलब कि अच्छा हम लोग क्या निकालना था, फाइंड हाउ मैनी न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड। अच्छा वही तो लिए थे कि x न्यू बॉयज़ बी एडमिटेड, तो आप क्या बोलेंगे कि देयर फोर 14 न्यू बॉयज़ गेट्स एडमिटेड। ठीक है, ठीक है, सो दैट द रेशियो बिकम्स व्हाट, 8:7। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया आप लोग को, कुछ काम नहीं किया एक्स्ट्रा। ठीक है ना, पहले जो रेशियो था उसके हेल्प से नंबर ऑफ़ बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालें, फिर बोल दिया नंबर ऑफ़ गर्ल्स जितना ऐड किया था उसको ऐड कर दिए, खुद से मान लिए कि लेट x बॉयज़ बी एडमिटेड इन द स्कूल सो दैट द रेशियो बिकम्स 8:7। बस उसी इक्वेशन को निकाल के इक्वेट कर दिए किससे, 8:7 से। ठीक है, वहाँ से x का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे इसको जल्दी सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 1600। हम रीड कर दे रहे क्वेश्चन को, कहीं दिक्कत आएगा तो बताइएगा। ठीक है, अ बैग कंटेन्स कितना है, 1600 इन द फॉर्म ऑफ ₹10, ₹20 नोट्स। ठीक है, 10 रुपीज़ का नोट्स है और 20 रुपीज़ का नोट्स है। वेरी गुड। If the ratio between the number of ₹10 and ₹20 notes is 2:3, then find the total number of notes in all। कितना total number of notes है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहले आप लोग सॉल्व करते जाइए इसको खुद से, फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, 1600 रुपीज़ में ₹10 का भी नोट्स है और ₹20 का भी नोट्स है। वेरी गुड, ₹10 भी है ₹20 भी है। इफ़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स 10 और 20 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। 2:3 अगर दिया हुआ है, क्या है, नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स और नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स का रेशियो है 2:3, तो मान लेते हैं कि ₹10 का 2x नोट्स है और ₹20 का 3x नोट्स है। ठीक है, इसका इतना नोट्स है और इसका इतना नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नोट्स कितना है, 10 रुपीज़ का 2x, 20 रुपीज़ का 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आप यहाँ पर कि ये क्या है, वैल्यू है ना, 1600 क्या है यहाँ पर, टोटल वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे आएगा, अगर मेरे पास 10 रुपीज़ का 2 नोट्स है तो उसका वैल्यू कितना है, 20 रुपीज़। टोटल वैल्यू कितना हुआ, 20 रुपीज़। 10 रुपीज़ का मेरे पास 5 नोट्स है तो हम कितना वैल्यू हुआ, 50 रुपीज़। इसी तरीके से 10 रुपीज़ का अगर मेरे पास 2x नोट्स है तो कितना वैल्यू हुआ, तो 10 इंटू 2x, जितना नोट्स होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए कि वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स प्लस वैल्यू ऑफ ₹20 नोट्स मिला करके कितना है, 1600 रुपीज़। ठीक है ना, दोनों का वैल्यू मिला करके 1600 है ना बच्चा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 रुपीज़ नोट्स का कितना वैल्यू है, तो 10 इंटू जितना नंबर ऑफ नोट्स है प्लस इसका क्या होगा, 20 इंटू जितना नंबर ऑफ नोट्स है इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 20x प्लस 60x इज इक्वल्स टू 1600। तो ये कितना आ जाएगा, 80x इज इक्वल्स टू 1600। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 20। x 20 आया। x 20 आने का क्या मतलब है कि 10 रुपीज़ का नोट्स कितना है, 10 रुपीज़ का नोट है 40 और 20 रुपीज़ का नोट्स कितना है, 20 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का नोट्स कितना है, एक मिनट बच्चा, 60। ठीक है, 40 एंड 60। ठीक है, तो यही क्या निकल गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन ऑल। तो टोटल नोट्स का वैल्यू कितना था, 1600 था, वहाँ से हम नंबर ऑफ नोट्स कितना कितना निकाल लिए, 40 और 60। तो क्या इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अगर 40 नोट्स है 10 का, तो 40 इंटू 10
मतलब कितना हो गया 400। और अगर 16 नोट है कितना 20 का, तो ये कितना आ जाएगा 6 2 12 और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 1600 मेरे पास आ जाएगा। आसान सम है ये भी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन ऑल टोटल कितने नोट्स है बच्चा। तो आपको क्या पता है कि देयर आर 10 के कितने नोट्स हैं, 1 मिनट, ₹10 के कितने नोट्स है, ₹10 के नोट्स है 40, ₹20 के 60। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन ऑल, टोटल कितने नोट्स है ये पूछा है हमसे। तो टोटल 100 नोट्स है, ठीक है 100 नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चा ये सम तो ठीक है, आसान लगा आप लोग को, मेरे ख्याल से आसान ही लगा होगा। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पर ना डायरेक्टली अगर रुपीज़ में नहीं दिया रहता तो अब आपको जैसे सपोज करिए बोलता कि 50 पैसे का भी इसमें कॉइन है, ठीक है। अगर बोलता है कि 50 पैसे का भी कॉइन है, ठीक है, या फिर 10 पैसे का कॉइन है, ठीक है, 20 पैसे का कॉइन है, तब इस समय आपको कैसे करना रहता कि अगर 50 पैसे का है तो पैसे में है, ठीक है ना, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है मतलब जो एलएचएस में यूनिट होगा वही आरएचएस में यूनिट होगा। तो यहाँ पर तो दोनों साइड में रुपीज़ था क्योंकि 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ और 1600 रुपीज़, तो रुपीज़ से रुपीज़ को इक्वेट करना बहुत आसान था, मेरे लिए कुछ अलग काम नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर बोलता सपोज करिए कि 50 पैसे का मेरे पास कितना 50 कॉइन्स हैं, ठीक है, 50 पैसे का 50 कॉइन्स है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। जब आप इसका वैल्यू निकालने जाएंगे तो 50 पैसा मतलब क्या हुआ 1/2 रुपीज़, या फिर सिंपली आप 50/100 कर दीजिएगा। कभी भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है पैसे को तो बाई 100 करेंगे ना। 10 पैसे का वैल्यू कितना होगा 1/10 रुपीज़, 20 पैसे का वैल्यू कितना होगा 1/5 रुपीज़। इसी तरीके से 50 पैसे का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू 50 कॉइन्स मतलब कि 25 रुपीज़ आएगा। तो बस आपको जब वैल्यू निकालना होगा उस समय आपको देखना होगा कि अच्छा जब पैसे में दिया हुआ है, या फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, या तो आप सबको पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए बोथ साइड, या फिर दोनों साइड को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे चीज़ें याद रखिएगा इक्वेशन फॉर्म करते समय, ठीक है। ये नहीं कि जो अगर 50 पैसे का 50 कॉइन है तो मल्टीप्लाई करके 2500 और रुपीज़ से इक्वेट कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सम आप लोग का हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, क्या बोल रहा है बच्चा नेक्स्ट सम। द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर, ठीक है, द रेशियो बिटवीन द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड अ रेफ्रिजरेटर इज 4:1। एक स्कूटर और रेफ्रिजरेटर का प्राइस का रेशियो कितना 4:1 है। इफ़ द स्कूटर कॉस्ट्स इतना मोर देन रेफ्रिजरेटर फाइंड द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन इसमें आपको हार्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है रेशियो में, ठीक है। जो भी आएगा आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। अब क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ क्या है स्कूटर है इज टू प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:1, मतलब कि क्या हो गया, लेट द कॉमन टर्म बी एक्स, कॉमन फैक्टर बी एक्स, तो प्राइस ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा 4x, तो प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा x 1x, ठीक है। इफ द स्कूटर कॉस्ट रुपीज, इफ द स्कूटर कॉस्ट, ठीक है ना, मतलब कि प्राइस ऑफ स्कूटर इज ₹45,000, ओहो मोर देन, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ स्कूटर कॉस्ट्स कितना 45,000 मोर देन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर से इसका कॉस्ट कितना है 45,000 अधिक है, मतलब प्राइस मतलब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 45,000 विल गिव अस द प्राइस ऑफ अ स्कूटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का प्राइस पूछ रहा है, तो हमको तो इक्वेशन मिला हुआ है भाई, कैसे, प्राइस ऑफ स्कूटर कितना था 4x इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर विच इज़ x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, x माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 45,000, x इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज़, ठीक है। अगर 15,000 आ गया तो आप क्या बोलेंगे सर, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। प्राइस ऑफ स्कूटर कितना होगा
4 इंटू 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। और प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा, 15,000 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 15,000 एंड 16,000 आर द प्राइजेस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड स्कूटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो बच्चा हम लोग जो रेशियो इसके ऊपर लगभग सम्स कर चुके हैं, ठीक है ना। तो रेशियो में आप लोग को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब एंटर करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन को, ठीक है ना। तो अभी रेशियो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और जो डिफरेंट बुक्स है उससे आप लोग सम्स बनाइए, ठीक है। और जब प्रोपोर्शन जल्दी ही नेक्स्ट में हम अभी प्रोपोर्शन ही करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही प्रोपोर्शन कंप्लीट होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो चुका है डन हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।